फेज का मतदान हो चुका है। अब देश की निगाहें तीसरे फेज की वोटिंग पर टिकी हुई है। 7 मई को तीसरे फेज के लिए 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान होना है और इस चुनाव के लिए 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण के लिए सभी पार्टी के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी आज शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र में पीएम मोदी के पहली सार्वजनिक रैली के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसके बाद पीएम मोदी दक्षिणी गोवा के वास्को शहर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए गोवा में ये पीएम की पहली प्रचार रैली है। और तीसरे चरण के लिए नेताओं का जोर लगाना लाजिम है क्योंकि कल लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में कम वोटिंग देखने को मिली। इस बार दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर केवल 68% ही वोटिंग हुई। दूसरे फेज में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग देखने को मिली। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 80%, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54% के करीब ही मतदान हुआ। द्वितीय चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। सभी 8 सीटों पर बड़ी संख्या में मतदाता घरों से निकल करके बीजेपी के बूथ तक पहुंच रहे हैं और वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। और अगली खबर चुनाव कराने के तौर तरीकों से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से पर्ची मिलान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी। कुछ संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100% मिलान की मांग की थी। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि उम्मीदवार नतीजों के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए दोबारा काउंटिंग की मांग कर सकता है, लेकिन इस जांच का खर्च कैंडिडेट को ही उठाना होगा। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम्स में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। इन ईवीएम का चुनाव शिकायत कराने वाला ही करेगा। और अब पेश है हमारा खास सेगमेंट स्वदेश की चुनाव यात्रा। और स्वदेश की चुनाव यात्रा यूपी के मैनपुरी पहुंची। समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर क्या इस बार मोदी और योगी का करिश्मा कमाल दिखाएगा? क्या है जनता का मूड, ये भी जानेंगे। साथ ही डिंपल यादव और बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जनता का मूड चेक किया हमारे सहयोगी मनीष यादव ने। तो समाजवादी पार्टी की मैनपुरी की सांसद और उम्मीदवार प्रचार में व्यस्त हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। और देखिए कौन से गांव में हैं हम लोग? कसौली। गांव कौन सा? कसौली। तो अब डिंपल जी की बात सुनी आपने? हाँ सुनी है। तो क्या लगा आपको, कनेक्ट की कुछ बात? बढ़िया लगी कनेक्ट। कैसी सुविधाएं हैं मैनपुरी में? सांसद जी ने कुछ करवाया है? सांसद जी ने कुछ करवाया जो अंदर बैठी है? यस। क्या करवाया बताओ? उन्होंने बहुत कुछ करवाया। बता तो रहे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या करवाया है? हरे गांव के किनारे रोड और सब इनकी तरफ से हुआ है। सांसद? हाँ, सांसद जी ने करवाया। जब से ये नहीं आया तब से कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तब से मैनपुरी को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखेंगे जिस विधानसभा में हम लोग अपने लोगों की राय ले रहे हैं, ये अखिलेश यादव की विधानसभा है, तो खासा लगाव है इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेताजी मुलायम सिंह की बात करें तो मुलायम सिंह की कर्मस्थली रही है। और देश की सियासत का सुर जो भी रहा हो, मैनपुरी की भाषा समाजवादी ही रही। मैनपुरी के से मुलायम सिंह की सियासी विरासत को संभालने वाली उनकी बहू डिंपल यादव उपचुनाव में जीत गई।
लेकिन इस बार चुनौतियां ज्यादा हैं। उनके मुकाबले में योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह हैं, जो मैनपुरी सदर से विधायक हैं। हमारे सहयोगी मनीष ने उनसे बात की। लोकसभा चुनाव में तैयारियों का दौर है। मैनपुरी से लेकर कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। डिंपल जी अपने गढ़ में प्रचार कर रही हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। डिंपल, कैसा चुनाव चल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं ये तो आपका गढ़ भी माना जाता है, तो लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देख रहे थे बड़ा क्रेज रहता है नेता में, लेकिन यहाँ पे लगाव भी है समाजवादियों के प्रति। नहीं, बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि मैनपुरी जो हमारा क्षेत्र है, ये इससे हमेशा से ही पारिवारिक और भावात्मक रिश्ता रहा है। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हमने पूरी कोशिश की है कि पूरे प्रदेश में विकास हो, और मैनपुरी क्षेत्र का भी हमने विशेष रूप से ध्यान रखा है कि अटूट नाता रहा है यहाँ से। जी हाँ, हमेशा से रहा है। और मुझे खुशी है और कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, वो समझ रहे हैं कि किस तरह मौजूदा सरकार काम कर रही है, और पूरा सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, मुद्दे बहुत हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आप उठा भी रही थी मंच से, तो कैसे जनता के बीच रखती है और जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि पहला फेज बीत गया, वो बहुत महत्वपूर्ण फेज है, तो उसका आकलन और जनता के बीच जब जाती है तो क्या रिएक्शन मिल रहा है? मैं समझती हूँ कि जो लोग जूझ रहे हैं, और ज्यादातर आबादी इन्हीं दिक्कतों से जूझ रही है, तो वो जानती है कि किस तरह की असुविधा अब मौजूदा लोगों को हो रही है। चाहे वो बिजली हो, आजकल बिजली कट के आ रही है, महंगाई है, जैसे सब लोग भोगी हैं, और वो वोट देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी है, लेकिन यहाँ सब भोगी है। हाँ, मुख्यमंत्री तो योगी जी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने का सब लोग भोग रहे हैं। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता भोग रही है, और सब वोट देने के लिए तैयार है। पहले फेज के बाद, चूंकि अब तो आप अध्यक्ष जी के साथ जुड़ी रहती हैं, हर फैसले में भी अब देखती होंगी फैसला लिया जाता है, तो पहले फेज के बाद समाजवादी पार्टी क्या मान के चल रही है कि इंडिया अलायंस कहाँ खड़ा है? मैं समझती हूँ कि लगभग सभी सीटों में मजबूती के साथ लड़ रहा है, और काफी सारी सीटें हमारी फर्स्ट फेज में निकल के आ रही हैं। आपके सामने राज्य सरकार में मंत्री जयवीर सिंह चुनावी मैदान में है, बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। क्या मानती हैं? क्योंकि कई बार उनके बयान भी देखे, वो कहते हैं कि मैनपुरी तो समाजवादियों का गढ़ है, उसमें उनकी जगह बना पाना और अब वो उनका प्रत्याशी होना, कैसे देख रहे हैं? मैं समझती हूँ कि ये विचारधारा जो समाजवादी, वो यहीं से जागृत हुई थी और पूरे प्रदेश में फैली थी, और लोगों ने देखा है कि इस विचारधारा ने लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाने का ही काम किया है। और मैं समझती हूँ जो भाजपा के जो लोग हैं, वो ये इस बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आज का युवा, हमारी माताएं बहनें, हमारे जवान और हमारे जो किसान हैं, वो पूरी तरह से आहत हैं। तो मैं समझती हूँ जब आप बात का संज्ञान ही नहीं लेंगे, तो आप उन जो भी डिफिकल्टीज हैं उसको ले क्या करेंगे? आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।